Hello everyone, welcome again to a new video session by Nutrition Classes. So guys, अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा साइंस का सेकंड चैप्टर दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो. सो गाइज ये उसका थर्ड लेक्चर है. सो गाइज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. उसमें हमने पढ़ा था फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में एंड एट लास्ट हमने पढ़ा था कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो उसमें हमने पढ़ा था कि ईस्ट कैसे शुगर सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, और जब ईस्ट कन्वर्ट करता है शुगर सॉल्यूशन को अल्कोहल में उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन. सो थोड़ा सा उसके बारे में रिकॉल कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपने न्यू टॉपिक पे. सो गाइस सबसे पहले हमने पढ़ा था वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? कोल्ड वेदर में, हॉट वेदर में, या किसी घर में, या फिर कहाँ रहते हैं वो हमें जानना था कि वो रहते कहाँ हैं. सो गाइस वो हर जगह पे रहते हैं, फिर चाहे वो कड़कती धूप हो या फिर बिल्कुल ठंडा सा आइस वेदर, मतलब बिल्कुल ठंडा सा कोल्ड सा वेदर हो, या फिर बहुत ज्यादा गर्म धूप हो, मतलब कोई भी हॉट वेदर हो, कोल्ड वेदर हो, कहीं पर भी हर जगह पे होते हैं. अब चाहे आप जिस रूम में हैं, आप कहाँ पर कहीं पर भी हो, मैं जहाँ पर हूँ वहां पर भी माइक्रोब्स होंगे. हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते. ठीक है, इट मीन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर जगह पे रहते हैं, मतलब पूरी अर्थ में रहते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था उसी में कि जो हमारा फूड होता है वो फ्रिज में स्पॉइल क्यों नहीं होता. सो गाइस ये गलत है. हमारा जो फूड है वो फ्रिज में भी स्पॉइल हो जाता है. फ्रिज में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रिज में मर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रिज में भी अलाइव रहते हैं, पर उनकी जो ग्रोथ होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है. अब जैसे हम देखिए, अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, सो अगर हमारे घर का चाहे जैसा भी वेदर हो, कोल्ड हो, हॉट हो, कोई भी वेदर हो हमारे घर में, पर जो हमारा फ्रिज होता है ना वो हमेशा कूल ही रहता है. क्यों? अब गाइस उसमें ना कुछ ऐसी गैसेस होती है जो कि उसको कूल रखती हैं. सो मतलब अब हम उसमें मतलब जो गैसेस हैं अगर वो उसको पूरा कूल बना रही है, सो मतलब वो गैसेस क्या करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को थोड़ा सा कम कर देती हैं, जिसके कारण वो हमारे फूड को जल्दी स्पॉइल नहीं कर सकते. इसलिए हमारा जो फूड होता है वो 2 to 3 days हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं. पर जब 2 से 3 दिन बाद हमारा फूड खराब हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खराब कर देंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेफ्रिजरेटर में भी होते हैं, पर लेकिन जो रेफ्रिजरेटर में गैस होती है उसके कारण उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो कम हो जाती है. वो धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो ज्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. पर अगर हम बात करें बाहर की, मतलब जो अभी हमारा एटमॉस्फेयर है, मतलब फ्रिज से बाहर, रेफ्रिजरेटर से बाहर, सो वो बहुत जल्दी करते हैं रिप्रोड्यूस. पर रेफ्रिजरेटर में जाके उस गैस के असर के कारण वो धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करते हैं, पर रिप्रोड्यूस जरूर करते हैं. इसलिए अगर आप उसको 3-4 डेज से ज्यादा रखोगे उस फूड को फ्रिज के अंदर, सो वो जरूर स्पॉइल हो जाएगा. सो ऐसे तो हमें ज्यादा टाइम रखना नहीं चाहिए, पर अगर हम रखते भी सो 3 to 4 डेज से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, वरना वो फूड बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा. ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था. उसके बाद हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. सो हमने उसमें पढ़ा था कि जो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि बुरे नहीं होते, माइक्रोब्स अच्छे भी होते हैं. ठीक है, अभी हम उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, पर उसमें हमने पहले थोड़ा सा पढ़ा था कि वो हमें फूड आइटम्स बनाने में कैसे हेल्प करते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाने में कैसे हेल्प करते हैं. सो देखो फूड आइटम्स में कैसे हेल्प करते हैं. अब जैसे हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की बात करें, तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो क्या करता है, कर्ड को सेट करने में हेल्प करता है, चीज को बनाने में हेल्प करता है. अगर वो कर्ड या फिर चीज में हम नहीं डाले, तो अगर कर्ड में नहीं डाले ना तो मिल्क से कर्ड बनेगा ही नहीं, मतलब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता. क्योंकि जो मिल्क है वो कर्ड में तभी कन्वर्ट होते हैं जब उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो. एंड अगर उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही नहीं होगा तो वो कर्ड में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो मिल्क में मल्टीप्लाई होता जाता है एंड उसको सेट करके कर्ड बना देता है, और कर्ड हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है. सो मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अच्छा है, और जब हम उसको चीज में डालते हैं तो वो चीज को बनाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. कौन? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. सो इसका मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अच्छा है. पर अगर हम बात करें, पर है तो वो भी बैक्टीरिया, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. इट मीन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुरे नहीं होते, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे भी होते हैं, पर हम बोलते हैं कि सारे ही बुरे होते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही हमें डिजीजेस होते हैं. सो इट मीन इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया सारे ही बुरे हैं या फिर मतलब सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुरे हैं. नहीं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे भी होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे भी होते हैं, पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुरे भी होते हैं. सो अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ेंगे एंड हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हमने पढ़ा. सो हेल्पफुल आ जाते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया,
ईस्ट की बात करें तो ईस्ट भी हम बहुत सारी चीजों में डालते हैं। जब आप पिज्जा बेस बनाते हो तो उसमें भी हम थोड़ा सा ईस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर घर में बनाते हो तो थोड़ा सा उसमें हम ईस्ट का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे डो क्या हो जाता है, फ्लफी बन जाते हैं, ठीक है, फ्लफी एंड सॉफ्ट बन जाते हैं। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ईस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम ईस्ट की बात करें तो हम उसको अल्कोहल बनाने में भी यूज किया जाता है, बट वो कमर्शियल यूज में आ जाता है, ठीक है। अगर हम फूड आइटम्स में बात करें तो जो ईस्ट है वो ब्रेड बनाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर देते हैं एंड उसको बना देते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। अब डीकम्पोज कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उनको अच्छे से डीकम्पोज करते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को एंड कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर में। और जब हम उस ऑर्गेनिक मैन्योर को अपनी सॉइल में देते हैं सो वो ऑर्गेनिक मैन्योर बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स को अपने पास बुलाते हैं एंड अब हमारी सॉइल में बहुत ज्यादा फर्टाइल बना देते हैं, हमारी सॉइल को बहुत ज्यादा उपजाऊ बना देते हैं, ठीक है। सो गाइस फिर हमने पढ़ा था कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अल्कोहल एंड वाइन बनाने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, मतलब उनसे अल्कोहल एंड वाइन ही बनती है। सो अब उसका क्या एक्टिविटी थी कि हमें एक ग्लास ऑफ वाटर लेना था, उसमें हमें बहुत सारी शुगर ऐड कर देनी थी। फिर हमें क्या करना था, 2 to 3 स्पून हमें डालना था उसमें ईस्ट, ठीक है, 2 to 3 स्पून ईस्ट डालना था उसमें हमने। जब हम उसमें 2 to 3 स्पून ईस्ट डालेंगे, फिर जब उसको मिक्स करके 2 से 3 डेज के लिए हम उसको जब रख देंगे, फिर जब आफ्टर 2 to 3 डेज आप देखोगे ना उसको, मतलब आप उसको स्मेल करोगे, सो आपको एक बहुत सी वियर्ड सी स्मेल आएगी, बहुत वियर्ड सी स्मेल आएगी। सो वो वियर्ड सी स्मेल क्या है, वो वियर्ड सी स्मेल है अल्कोहल की, ठीक है, क्योंकि जो ईस्ट होता है उसमें एक पावर होती है, वो क्या कर सकता है, वो शुगर सॉल्यूशन को अपने थ्रू किसमें कन्वर्ट कर सकता है, अल्कोहल में, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ईस्ट का शुगर सॉल्यूशन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। एंड ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने। सो गाइस अब हमने इतना तो डिस्कस कर लिया कि कल हमने क्या पढ़ा था, हमने सारा रिकॉल कर लिया। अब आ जाते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मेडिसिन बनाने में कैसे हेल्पफुल है। अब हमने सब पढ़ लिया कि हाँ मतलब कमर्शियल यूज कैसे हो सकता है उनका, मतलब वो हमारे फूड आइटम्स में कैसे हेल्प करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में कैसे हेल्प करते हैं, पर मेडिसिनल यूज, अब उसमें मेडिसिन का यूज करने में कैसे, मतलब मेडिसिन को कैसे बन सकती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। सो गाइस अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, सो एंटीबायोटिक्स हम कब लेते हैं, जब मतलब हमें कोई बैक्टीरियल या फिर फंगल डिजीज हो जाता है। अब बैक्टीरियल या फंगल डिजीज का क्या मतलब है, मतलब ऐसे डिसीजेस जो कि बैक्टीरिया या फिर फंजाई के थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे डिजीजेस जो कि बैक्टीरिया या फिर फंजाई के थ्रू होते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस, ठीक है। सो अब जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो उन बैक्टीरिया एंड फंगल डिजीज, अगर हमें कोई बैक्टीरियल डिजीज है तो वो क्या करते हैं, जो अगर हम एंटीबायोटिक ले तो वो क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी में जाते हैं उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं, उस बैक्टीरिया को ही किल कर देते हैं। मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फ्रिज में जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिप्रोड्यूस कम करते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ कम होती है, वैसे जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं एंड उस बैक्टीरिया की बिल्कुल ही, बैक्टीरिया और जो फंगल, अगर आपको बैक्टीरियल डिजीज है या फंगल डिजीज है तो उन बैक्टीरिया या फंजाई को वो क्या करते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को बिल्कुल ही रोक देता है। मतलब फिर अगर हमारी बॉडी में हो या नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है और वो आगे अब मतलब खुद भी वो कुछ कर नहीं सकते, सो वो किल भी कर देते हैं उनको, उनकी ग्रोथ को स्टॉप भी कर देते हैं। ऐसी मेडिसिन जो कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या फिर फंजाई को बिल्कुल खत्म कर दे, बिल्कुल किल कर दे या फिर उनकी ग्रोथ को कम कर दे, ऐसी मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सो गाइस इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको एक स्कॉटिश इसको मतलब एक स्कॉटिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनको किसने डिस्कवर किया था, मतलब एंटीबायोटिक्स को किन्होंने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। सो गाइस अब इन्होंने डिस्कवर कैसे किया उसकी स्टोरी पे आ जाते हैं। सो एक बार ना मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे इनको बहुत शौक था कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में
पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, मतलब खोजे करते रहते थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और जानने की इनको कोशिश थी कि मतलब इनको था कि मतलब इनको क्रेज था कि मेरे को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और जानना है, उनके बारे में और ज्यादा स्टडी करते रहते थे और ज्यादा इनके बारे में जानते रहते थे। सो जो इनको मतलब एक बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चेक कर रहे थे, उसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई थे, ठीक है। सो वो उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, उनको चेक कर रहे थे। सो उसी के साथ उन्होंने देखा कि एक लाइट ग्रीन कलर का एक स्पॉट आ जाता है उधर। सो वो जो लाइट ग्रीन कलर का स्पॉट था, उसने क्या किया, मतलब जो वो था ना उसके प्रेजेंस में जो जितने भी बैक्टीरिया एंड जितने भी फंजाई थे ना, सारे मर गए। सो उन्होंने सोचा अब ये कैसे हो गया, मतलब ऐसे एक लाइट ग्रीन कलर का स्पॉट आया एंड उसने मतलब जैसे ही वो आया उसी के साथ सारे जितने भी बैक्टीरिया जितने भी फंजाई थे सारे मर गए। सो इट मीन्स ये कुछ तो करते हैं जिसके कारण बैक्टीरिया एंड फंजाई मर जाते हैं। सो जब उन्होंने देखा, सो वही जो लाइट ग्रीन कलर का स्पॉट था वही बना हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक को बनाने का कारण, ठीक है। मतलब कारण नहीं, मतलब उसी के थ्रू हमारे फर्स्ट एंटीबायोटिक बने एंड फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन। वो भी आपने सुनी होगी, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स में वो सबसे मतलब आप मतलब उसके बारे में बहुत ज्यादा पता होता है क्योंकि वो एक तो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो हमारी, ठीक है। और उसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कैसे, मतलब जब वो एक बार सर्च करे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, सो उन्हें बहुत सारे बैक्टीरिया एंड फंजाई थे, ठीक है। तो वो देख रहे थे उसको ऑब्जर्व करते जा रहे थे। फिर उन्होंने देखे कोई ग्रीन कलर का स्पॉट आया। वो जैसे ही आया, मतलब वो ग्रीन कलर की चीज जैसे ही अंदर आई, वैसे सारे बैक्टीरिया एंड फंजाई को धीरे धीरे करके उसने मार दिया, खत्म कर दिया बिल्कुल। सो उन्होंने सोचा कि अब ये कैसे हुआ, मतलब जो ये ग्रीन कलर का स्पॉट है, जो ये चीज है, ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया ये बैक्टीरिया एंड फंजाई को खत्म करता है। सो अगर हमें बैक्टीरिया एंड फंजाई को खत्म करने के लिए कोई चीज बनानी है, तो कोई मेडिसिन बनानी है, वो इससे बन सकती है, ठीक है। अगर इसने बैक्टीरिया एंड फंजाई को खत्म कर दिया, इट मींस अगर ये ह्यूमन की बॉडी में जाएगा तो भी ये खत्म कर देगा बैक्टीरिया एंड फंजाई को। सो उन्होंने उसी के थ्रू बना दी पेनिसिलिन, ठीक है। सो हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन, एंड उसको डिस्कवर किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पर एक बात है, जो ये एंटीबायोटिक्स होती है ना, ये कभी भी वायरस पे काम नहीं करती। ये सिर्फ किसको मारती है, बैक्टीरिया को एंड फंजाई को, और ना ही एल्गी और ना ही प्रोटोजोआ ना ही वायरस, थी और किसी को नहीं मारते, सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई को मारते हैं एंटीबायोटिक्स। सो अगर आपको कभी वायरल फीवर होता है या कोई फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, सो उसके टाइम आपको एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरस पे कभी भी असर नहीं करती, वो सिर्फ बैक्टीरिया एंड फंजाई पे असर करती है, ठीक है। सो गाइज अभी इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन। सो गाइज वैक्सीन तो इस बार हम सबको ही पता है, इस पैंडेमिक में हम सबको ही पता है कोविड-19 वैक्सीन। सो गाइज सिर्फ कोविड वैक्सीन नहीं होती, बहुत सारी वैक्सीन होती है, बात हम सबको पता है। सो गाइज अब वैक्सीनेशन क्या होता है, सो गाइज वैक्सीनेशन देखो, अब हम सबका जब हम छोटे होते हैं, तो अगर आप किसी भी छोटे बच्चे को देख लो तो उसके बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं, मतलब टाइम टू टाइम, हर कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद, मतलब उसकी वैक्सीनेशन होती रहती है। और सिर्फ छोटे बच्चों की नहीं, मतलब हम सबकी हुई होगी, जब हम सब छोटे थे सबकी वैक्सीनेशन होती है, ठीक है। चाहे फिर वो स्मॉल पॉक्स के लिए हो, टाइफाइड के लिए हो, मलेरिया के लिए हो, किसी के लिए भी हो, उस सबकी पहले ही हमारी वैक्सीनेशन हो जाती है जब हम छोटे होते हैं, ठीक है। सो गाइस ये वैक्सीन क्या करती है, सो गाइस अब देखो, ये जो वैक्सीन है सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। किसने डिस्कवर की है ये वैक्सीन, एडवर्ड जेनर ने। और इन्होंने किसकी वैक्सीन डिस्कवर की है, अब जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी एंटीबॉडीज, पर उन्होंने कौन सी एंटीबॉडीज नहीं, एंटीबायोटिक्स, पर एंटीबायोटिक्स उन्होंने कौन सी डिस्कवर की थी, पेनिसिलिन। वैसे एडवर्ड जेनर ने कौन सी वैक्सीन डिस्कवर की है, स्मॉल पॉक्स की, और कब की थी, 1798 में, ठीक है। वैक्सीन डिस्कवर किसने की है, एडवर्ड जेनर ने, और कौन सी की है, स्मॉल पॉक्स की, और कब, 1798 में। सो गाइस अब सबसे पहले जब जब भी हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रोब एंटर करते हैं ना, जो माइक्रोब ऐसा हो कि जो डिजीज करता हो, लाइक वायरस, कोई भी वायरस हो सकता है, हम कोरोना वायरस की बात कर ले। सो अगर हमारी बॉडी में कोरोना वायरस एंटर करता है, सो क्या होता है, मतलब देखो, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, देन आवर बॉडी
प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। मतलब देखो अगर कोई भी वायरस है, जरूरी नहीं है कोरोना वायरस, कोई भी वायरस, पर चलो अगर हम कोरोना वायरस की एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हमारी बॉडी में कोरोना वायरस ने एंटर किया, सो हमारी बॉडी क्या करेगी, कुछ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी जो कि क्या करेंगे, उस कोरोना वायरस से लड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे एंटीबायोटिक्स की बात करें, सो मतलब ऐसी मेडिसिन जो कि जो हमारी जो भी माइक्रोब ने हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया उसकी ग्रोथ को किल कर देता है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है या फिर उसको किल कर देता है। पर कौन से माइक्रोब की, बैक्टीरिया या फिर फंजाई की। पर जो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करती है वो सिर्फ किसी एक तरह के माइक्रोब की नहीं, हर तरह के माइक्रोब से फाइट करती है। ठीक है, सो जो वैक्सीन होती है वो क्या काम करती है, जो वैक्सीन होती है वो हमारी बॉडी को हेल्प करती है ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज को देखो हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है ताकि वो जो भी वायरस है, जो भी, जरूरी नहीं वायरस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे लड़ सके। सो जो वैक्सीन होती है वो क्या हेल्प करती है, वो हमारी बॉडी को हेल्प करती है ताकि वो और ज्यादा एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सके, उस जो इन्वेडर है, जो हमारा डिजीज कैरिंग माइक्रोब है उसको मारने के लिए, उसके फाइट करने के लिए। ठीक है, सो वैक्सीन क्या करती है, देखो जो वैक्सीन होती है ना, बेसिकली जो हमारी बॉडी में जिस तरह का माइक्रोब होता है ना, देखो जैसे कोविड-19 है उसकी वैक्सीन अलग है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन अलग है, मलेरिया की वैक्सीन अलग है, हर डिजीज की, हर माइक्रोब की वैक्सीन अलग है। ठीक है ना, सो मतलब जिस तरह का माइक्रोब बॉडी में है उसी तरह का जो एक उसी के जैसा माइक्रोब या फिर उसी को बिल्कुल माइल्ड फॉर्म में उस वैक्सीन में डाल जाते हैं, उसके साथ और भी बहुत सारे मेडिसिन डाली जाती है, देन हमारी बॉडी में उसको इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो जब मतलब उसी के तरह का सेम वायरस जब हमारी बॉडी में आता है, सो वो दोनों आपस में लड़ते हैं, डिशुम डिशुम करते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सो ये नहीं कि वैक्सीन अचानक से ही असर करती है, नहीं, वो सारी चीजें टाइम लेगी ना। देखो वैक्सीन है, अब देखो जो मेडिसिन होंगी, टैबलेट्स होंगी, वो अलग वो अपना टाइम ज्यादा लेंगी, जो वैक्सीन होंगी वो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी असर करेंगी। बट वैक्सीन का क्या होता है, वो ज्यादा जल्दी असर करती है एंड हमारी बॉडी को अलो करती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सके ताकि वो उस वायरस से लड़ सके। जरूरी है कि जो वैक्सीन में वायरस है सिर्फ वही हमारी बॉडी के उस वायरस से लड़ते हैं। ठीक है, जरूरी है जो वैक्सीन हम ले रहे हैं, जो मेडिसिन हमें इंजेक्ट की जा रही है, जरूरी है कि सिर्फ वही लड़ता है उस वायरस, उस माइक्रोब से उसको खत्म करने के लिए। वो वैक्सीन ये भी अलो करती है हमारी बॉडी को कि वो और ज्यादा एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करे ताकि जो हमारा बॉडी है वो उन वायरस से फाइट कर सके। ठीक है, सो गाइस अब वैक्सीन भी हमारा यहाँ पर ही खत्म हो गया। अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट 2 टॉपिक्स पे। सो गाइस इनके बारे में मैंने इसलिए कुछ नहीं लिखा है क्योंकि इनमें कोई मेन पॉइंट्स थे नहीं, इसमें सिर्फ समझने वाला है। सो चलो अब हम इनको समझते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि इन टॉपिक्स में है क्या। सो सबसे पहले इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सो गाइस इनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं। सो अब इसमें दो चीजें की दो तरीकों से हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में। एक करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर में, और जो वो ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, सो फिर अगर हम उस ऑर्गेनिक मैन्योर को दे सॉइल में, सो उससे हमारी सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है एंड वो मैन्योर क्या करता है, वो बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स को अपने पास बुलाता है एंड वो फ्रेंडली माइक्रोब्स क्या करते हैं, उस सॉइल को पूरा फर्टाइल बना देते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड मेथड इज कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उनमें ना एक अलग एबिलिटी होती है, उनमें एक अलग ही शक्ति होती है, वो क्या कर सकते हैं, वो प्लांट्स में नाइट्रोजन, प्लांट्स की रूट्स में नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, मतलब उनके अंदर नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, मतलब जितना भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है उसको कुछ पार्ट को लेके वो उसकी नाइट्रोजन जो है हमारा, उसको प्लांट्स की सॉइल के अंदर फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस अब इसके जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है वो मैंने अपने चैनल पे उससे रिलेटेड एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो भी पोस्ट की हुई है। सो गाइस उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझाया हुआ है। सो आप उस वीडियो को देख सकते हो। एंड गाइस उसमें जो मैंने स्टार्टिंग में स्टुपिडिटी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी।
चलो अभी मैं आपको बताती हूँ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। एक तो करता है कि वो ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर में, उनको वो डीकम्पोज कर देते हैं, जिसके कारण वो ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड वो ऑर्गेनिक मैन्योर बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, और अगर हम उसको अपनी सॉइल में दें तो सॉइल भी बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। एंड सेकेंड इसकी कुछ बैक्टीरिया के पास एक अलग एबिलिटी होती है, वो क्या कर सकते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं प्लांट्स की रूट्स में। पर कौन से प्लांट्स की रूट्स में, लेगुमिनियस प्लांट्स की रूट्स में, ठीक है। फिर सेकंड आ जाते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को क्लीन करने में कैसे हेल्प करते हैं? सो गाइस जैसे अगर देखो कि कोई एनिमल की डेड बॉडी, लाइक कोई माउस है, कोई चूहा है, अगर वो मर जाता है, उसकी डेड बॉडी उधर ही पड़ी रही, सो वो मतलब ऐसे स्टार्टिंग में उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आती है, जब वो डीकम्पोज हो रहा है बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो उसको डीकम्पोज कर कौन रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो अगर आप देखोगे ना 3 to 4 डेज के बाद आपको वो चूहा आपको दिखेगा, उस चूहे की डेड बॉडी आपको दिखेगी ही नहीं उधर। क्यों? क्योंकि उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने डीकम्पोज कर दिया। एंड देखो जो जितने भी ऑर्गेनिक चीजें ना वो सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज कर सकते हैं। लाइक देखो अगर आप पॉलिथीन एंड प्लास्टिक बैग्स ले लो, सो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज नहीं कर सकते, पर उसी की जगह आप प्लांट्स के पील्स ले लो, लाइक प्लांट्स के ड्राई लीव्स ले लो, या फिर उनकी ड्राई कोई प्लांट बिल्कुल ड्राई हो गया, उसके ड्राई लीव्स हैं, उसकी टहनियां हैं सूखी हुई, सो उनको एक जगह पे डाल दो, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ठीक है, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लो। फिर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं उनको साथ में रखो, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो सब डीकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। पर अगर आप देखोगे कि पॉलिथीन एंड जो प्लास्टिक बैग्स होंगे, तो वो डीकम्पोज नहीं होते, पर जो ऑर्गेनिक मैटेरियल होता है वो डीकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। सो मतलब जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, लाइक फिर चाहे वो एनिमल्स की डेड बॉडी हो, प्लांट्स की डेड बॉडी हो, या फिर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के पील्स हो, वो आपको दिखेंगे कि वो एक टाइम के वो 3 से 4 दिन के बाद वन वीक भी लग सकते हैं, तो उसके बाद वो आपको उस जगह पे नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो उधर से डीकम्पोज हो जाते हैं। अब डीकम्पोज कौन करता है उनको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब वो उधर से डीकम्पोज हो जाते हैं, सो इट मीन्स वो जगह क्लीन हो गई। सो ऐसे ही वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। और अगर हमें भी इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है तो हमें प्लास्टिक का यूज कम करना होगा, ठीक है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि अब एक ही बार में हम खत्म ही कर सकते हैं प्लास्टिक को, बस एक ही यूज में हम प्लास्टिक को खत्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम सबको पता है कि एक ही यूज में प्लास्टिक खत्म नहीं हो सकता, पर हम उसको धीरे धीरे थोड़ा सा अवॉइड करने की तो कोशिश कर सकते हैं। लाइक जैसे हम पॉलिथीन बैग्स लेते हैं, हम उसकी जगह जूट बैग्स ले सकते हैं, कॉटन बैग्स ले सकते हैं। सो मतलब उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं। ये नहीं कह रही कि एक ही बार में खत्म कर सकते हैं, नो, एक बार में खत्म होता भी नहीं है, पर धीरे धीरे करके उसकी जगह पे दूसरी चीजों को यूज करना तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। मतलब उन चीजों को अवॉइड करके, पॉलिथीन को अवॉइड करके जूट बैग्स को स्टार्ट करना तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, मतलब जूट बैग्स को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमें पता है पॉलिथीन बैग्स को हम एक ही बार में खत्म नहीं कर सकते, मतलब उनका यूज हम कभी ना कभी अगर नहीं भी याद रहता है कुछ बैग्स लेने का, तो हम कभी कभार पॉलिथीन बैग्स यूज कर सकते हैं। पर जैसे हम कहते हैं कि हम डेली पर्पस में अगर हम जब भी मार्केट जाते हैं तो हम पॉलिथीन बैग्स लेते हैं, सो उसको थोड़ा सा अवॉइड करके जूट बैग्स ले सकते हैं। सो उससे जो पॉलिथीन, क्योंकि जितने भी पॉलिथीन प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो डीकम्पोज नहीं होते हैं, वो बहुत ईयर्स तक, 1000 to 2000 ईयर्स तक वो उधर ही रहते हैं, वो डीकम्पोज नहीं होते हैं। पर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैन्योर की, तो वो डीकम्पोज हो जाते हैं। सो अब उसके लिए हमें ही प्लास्टिक का यूज थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस अब इसके साथ हमने ये 2 टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लिए। सो गाइस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देख लेंगे कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइस पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड गाइस अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया सो गाइस डू प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो डू कमेंट इन द कमेंट्स बिलो। एंड गाइस आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस।